हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राहु देव की जो प्लेसमेंट है वो पिछले बार हमने 8वें भाव में देखी। आज एक बार इसको हम 4th हाउस में देखने की कोशिश के साथ कुछ और भी। सबसे पहले देखें, अगर हम डायरेक्ट इस चार्ट के अंदर प्लेसमेंट देख रहे हैं तो हमें दिखाई देता है कि राहु देव की जो प्लेसमेंट है वो 1 नंबर राशि के अंदर है और साथ ही साथ जो नक्षत्र वहाँ पे लिखा हुआ है वो है अश्विन नक्षत्र। अश्विन नक्षत्र के स्वामी होते हैं कहीं ना कहीं केतुदेव। ऐसे स्थिति में जो प्रभाव होगा वो एक तो मंगल और दूसरा केतु के साथ जुड़कर होगा। अब जरा बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जिसमें की चीजें आसानी से समझ में आती है। शुक्र, चंद्रमा या कोई दूसरे ग्रह हो तो चीजें पकड़ना थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पे बात हो रही है राहु देव 1 नंबर की राशि में है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये राहु का जो प्लेसमेंट है ये हेल्थ को, फर्स्ट हाउस को और साथ ही साथ आयु को, अष्टम भाव को, काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है राहु वैसे भी अचानक के तत्व का ग्रह और यहाँ पर केतु के नक्षत्र में बैठ के और भी ज्यादा अचानक के तत्व को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की राशि में है। मंगल की राशि में होने की वजह से काल पुरुष कुंडली इसका प्रभाव कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस, स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर, परिवर्तन के ऊपर देखा जा सकता है। तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे भले वो 4th हाउस में है लेकिन राशि तत्व को ध्यान में रखते हुए चीजों को देखना है। दूसरा, यहाँ पे जो स्वामी बन रहे हैं मंगलदेव वो जाके बैठे इस समय आपको 12th हाउस में, तो हम इसको इस तरीके से भी लेंगे कि कुछ प्रभाव जो होगा वो 12वें का संबंध दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आ जाइए इसके नक्षत्र संबंध से। देखिए, नक्षत्र संबंध केतु के साथ जुड़ा हुआ है। केतु जो है वो मुक्ति का प्लैनेट है। या तो व्यक्ति इस जीवन के अंदर अपने आप को प्रकार से केतु के प्रभाव में ले आएगा। केतु का प्रभाव मतलब या तो अध्यात्म त्यागने की स्थिति दिखा देगा या मोक्ष अवस्था की तरफ निकलने का। ध्यान रखिए, क्योंकि केतु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हम जब रीड करते हैं तो वो प्रभाव किस तरह से होता है, वो प्रभाव को हम मानते मुक्ति का प्रभाव। जिनका भी ये कुंडली है ये इस समय इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था या जो रिसर्च, जो केस हम लोगों को समझना था वो ये कि एक अल्प आयु मतलब मुश्किल से 22 साल की उम्र में एक व्यक्ति के जीवन जो है उसकी हानि हुई, तो हुई क्यों। यहाँ पे आप दूसरे फैक्टर को देखेंगे, लॉन्गेविटी को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि राहु को आप यहाँ समझ गए होंगे। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे राहु को रीड कर रहे हैं तो राशि मंगल की एक पहला भाव, 8वां भाव जो होगा काल पुरुष कुंडली का वो प्रभावित, दूसरी तरफ से नक्षत्र केतु का, तो यहाँ तो साधुपना आ जाएगा या फिर मुक्ति होगी। कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन नजर। अब दूसरे फैक्टर को चेक करते हैं। को इस समय आप ऐसा देख रहे हैं, हकीकत में ये कुंडली वैसी नहीं रीड हो सकती भाव के प्रभाव के दम पर। ठीक है, अब देखिए इस कुंडली में जो भाव चलित बन रही है वो भाव चलित कुंडली शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम भाव लगन को देखने की कोशिश करें तो भाव लगन यहाँ पे बदल जाएगा। भाव लगन के बदलने की वजह से क्या होगा कि जो लॉर्डशिप्स है ना वो शिफ्ट हो चुकी होंगी। इसीलिए अब जरा यहाँ से संभल के थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। भाव चलित स्थिति के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो राहु की जो प्लेसमेंट थी वो 4th हाउस को नहीं बल्कि 3rd हाउस को प्रभावित कर रही। 3rd हाउस वो अष्टम से अष्टम है, कहीं ना कहीं आयु को प्रभावित कर सकता है क्योंकि तीसरे भाव से संबंध बन रहा है। दूसरी चीज, राहु को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। इस कुंडली के अंदर अब जब हम अष्टमेश को देखेंगे तो भाव लगन के हिसाब से इस कुंडली में अष्टमेश बुध माने जाएंगे, ना कि सूर्य। फिर से एक बार आपको दिखा दूं कि अगर हम राशि के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो राशि में तो हमें ये नजर आता है कि यहाँ पे सूर्यदेव की प्लेसमेंट अष्टमेश के रूप में, लेकिन भाव जो है
अष्टम भाव, उसका स्वामित्व भाव लगन कुंडली के हिसाब से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है और वो जा रहा है बुध के पास। ठीक है, तो पहली कंडीशन, इस कुंडली में बुध जो है वो अष्टमेश माने जाएंगे, आयु का जो संबंध है उनसे जोड़ा जाएगा, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को देखिए, क्यों ये वीक साइड पे गया? क्योंकि जो बुध है वो कहीं ना कहीं नवांश कुंडली में जाके नीच राशिस्थ अवस्था हासिल कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा मेजर फैक्टर है कि इस कुंडली के अंदर जो बुध खुद है, यानी अष्टमेश जो खुद है, वो अष्टमेश एक प्रकार से कमजोर स्थिति में आएंगे नीच राशिस्थ होने के कारण। दूसरा कॉम्बिनेशन है सेवेंथ लॉर्ड का इस कुंडली में, जो कि मार्केश होते हैं, उसी के नक्षत्र में जाके उसके साथ कृतिका नक्षत्र की आर आई आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा मारक प्रवृत्ति को धारण कर लेंगे। नियम क्या कहता है दोस्तों, कि बुध जब किसी ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसकी प्रवृत्ति को अपने अंदर ले लेंगे। इस कुंडली में बुध वैसे तो कहीं ना कहीं 8वें भाव के स्वामी माने जाएंगे। दूसरा, वो अस्त स्थिति में नजर आते हैं क्योंकि सूर्य के तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिग्री का गैप बहुत ही कम है, महज 0.21 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये बुध का अस्त लगन कुंडली की स्थिति में दिखाई देना और नवांश कुंडली में उसका नीच राशिस्थ होना, सूर्य से इतना करीब है कि वहां पे भी बराबर स्थिति में है। सूर्य सप्तमेश होने के कारण मारक प्रभाव दिखाने में सफल है और फिर कनेक्ट हो रहे हैं बुध के साथ। अब अगर ध्यान से देखें तो उस नवमांश की कुंडली के अंदर अगर कर्सर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे बुध की प्लेसमेंट 12 नंबर राशि में है और 12 नंबर राशि जो है वो इस भाव लगन कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस में आएगी। सेकंड हाउस में आने के कारण कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है अवमन, वो किस तरीके से बनती है? सेकंड हाउस भी हमारे लिए मारक स्थान बनता है, 7वां और दूसरा। ऐसे स्थिति में बुध का जो संबंध है, सूर्य का जो संबंध है, वो फिर से नवांश के द्वारा सेकंड हाउस मारक स्थान से बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब जो दशा थी वो दशा थी राहु की महादशा, उसमें शुक्र की अंतरदशा। ठीक है, राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। तो अब इस कंडीशन को भी समझ लें कि यहां पे हुआ क्या, एक वाहन के एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है। तो वाहन का कारक है शुक्र खुद, पहली चीज। इस कुंडली में शुक्र का अष्टमेश बुध के साथ परिवर्तन योग काम कर रहा है। शुक्र और बुध एक दूसरे के क्षेत्र संबंध को बना रहे हैं, एक दूसरे की राशि में बैठकर। ऐसे स्थिति में जो शुक्र का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आपका 4th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, जो कि भवन, भूमि, वाहन का स्थान माना जाता है। इस लिहाज से शुक्र का जो दशा के सेकंड फेज में अंतरदशा के प्रभाव में आना, ये कंडीशन क्या करती है, कहीं ना कहीं इस शुक्र को वाहन से जोड़ती हुई नजर आती है। महादशा के जो स्वामी हैं वो क्या कर रहे हैं? महादशा के स्वामी जो कि राहु हैं, वो तृतीय भाव में बैठकर कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तृतीय भाव में होने की वजह से एक तो अष्टम से अष्टम का प्रभाव, दूसरी स्थिति कहीं ना कहीं राहु का वहां पे साहसिक होकर आगे बढ़ जाना। ठीक है, मौज मस्ती जिसे हम कह सकते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ जाना, या हम इसको ऐसा देख लें कि तीसरा भाव हमारे हॉबीज का है, हम उसके लिए आगे बढ़ जाएं, तो वो वाली कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं। जबकि जो सेकंड दशा लॉर्ड बन रहे थे वो शुक्र, वो दर्शा रहे थे कहीं ना कहीं कि वाहन के कारक हैं और 4th हाउस के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में ये दो कंडीशन यहाँ पे मैच होती हैं। तीसरी कंडीशन को जब हम लगाने जाते हैं तो हमें वहां पे दशा के तीसरे स्तर पे नजर आते हैं कहीं ना कहीं खुद बुद्धदेव। बुद्धदेव का जो संबंध है वो आयु भाव से है। तो इस दशा के अंदर कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है ये आयु के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। और जो स्पेसिफिक डेट्स की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते गए तो वहां पे कहीं ना कहीं जो प्रभाव था वो फिर से राहु के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। इसके बाद अगेन कॉम्बिनेशन जो है उस डेट के आसपास वो राहु शुक्र या फिर राहु सूर्य के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। जैसे ही राहु सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मेशन है वो सप्तमेश के साथ संबंध बना लेता है, जो अगेन
एक प्रकार से मारक स्थान के स्वामी हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन में इंस्पाइट की हमें पहले राहु की प्लेसमेंट जो है 4th हाउस में दिखाई दे रही थी, उसके रिजल्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिले हैं। तो इन 2-3 चीज़ों को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और हिंट आपको दे देता हूँ, यहाँ पे राहु का जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, उसका सीधा सीधा संबंध कहीं ना कहीं मृत्यु से जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो नक्षत्र है, अगर उससे देखेंगे नवतारा श्रृंखला, चंद्रमा इस कुंडली में विशाखा यानी कि गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं। तो अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो पहले गुरुदेव का नक्षत्र है, गुरुदेव के बाद नक्षत्र होता है शनिदेव का, शनिदेव के बाद बुध, तो बुध हो गया तीसरा तारा, बुध के बाद नक्षत्र हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका केतु के साथ संबंध करके, जो कि एक प्रकार के चुनौती को दर्शा देगा। क्यों? क्योंकि तारे संबंध के हिसाब से जो केतु है वो चित्रा नक्षत्र में आके बैठ जाएंगे, अगेन मंगल के मांगलिक प्रभाव को लेकर। ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, समझना है। केतु का दूसरा प्रभाव अगर देखने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं लगन में पड़ रहे नक्षत्र से 7वें तारे में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर केतु को दोनों एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें, वहां से आपको कुछ चीजें कैच करने को आवश्यक रूप से मिलेंगी। एक चंद्रमा से देखें, दूसरा लगन से देखें, क्योंकि बात स्वास्थ्य की है। लगन के नक्षत्र से जब आप जाएंगे तो सप्तम हो जाएगा, चंद्रमा के नक्षत्र से जब हम जाएंगे तो चौथा हो जाएगा। चौथा होने की वजह से फिर वही कंडीशन है, मोक्ष वाली कंडीशन में आ जाएंगे केतुदेव। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स कर रहे थे। जो मेजर फाइंडिंग्स फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखा जा सकता है वो ये है कि आप इस कुंडली के अंदर जब इसको भाव लगन से समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो अष्टमेश है वो अष्टमेश एक तो सप्तमेश से पीड़ित है, दूसरा शनि की दृष्टि से भी पीड़ित है, और नवांश में उसकी स्थिति नीचराशिस्त होना और सूर्य से अस्त होना, यह आयु के खंड को कम करने का सबसे प्रबल कारण था। क्योंकि नॉर्मल चार्ट के अंदर हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि इस कुंडली में आयु जो है वो महज 22 साल की क्यों रही, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते तो हमें 8वें भाव के स्वामी सूर्य जो है वो पंचम में नजर आते। ऐसी स्थिति में कोई भी कॉम्बिनेशन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता। हाँ, राहु का एक कॉम्बिनेशन है, राहु चंद्र कुंडली से सप्तम सप्तमेश है, इसीलिए राहु भी चंद्र कुंडली से, ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा भी उस हिसाब से मूव कर रहे हैं, इसलिए चंद्र कुंडली से राहु की प्लेसमेंट सप्तम सप्तमेश है। ऐसे स्थिति में राहु खुद सप्तमेश होने की वजह से एक प्रकार से मारक स्थान के स्वामी हैं चंद्र कुंडली से, इसलिए उस कॉम्बिनेशन को महादशा में लगाते समय उस तरीके से भी रीड किया जा सकता है। आई होप कि अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि राहु को जब भी लगाना है तो उसके राशि और जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं उसके नक्षत्र ग्रह के जो कारक तत्व हैं उनको जोड़कर ही चीजों को समझना आवश्यक होगा। धन्यवाद।